हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आपका एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वो देखेंगे। और इस मेथड को हम दो क्वेश्चन लेकर यहाँ पर समझेंगे, जिससे कि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। बहुत सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल भेजें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ये कहना है बेटा कि इसमें हम किसी भी इरेशनल को पहले तो रेशनल लेके चलते हैं, मतलब पहले उसे रेशनल फॉर्म में मान के चलते हैं, और जब लास्ट में हमारा अजम्पशन मतलब जो हम मान के चले हैं वो अगर गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर इरेशनल है। आया समझ में? मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके बताता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम कर रहा हूं ना, तो लेट अज्यूम रूट 3 इज रेशनल। देखो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, लेट अज्यूम रूट 3 इज रेशनल। अब रेशनल है तो इसकी कंडीशन क्या है? रेशनल है तो इट कैन बी रिटन in the form of P by Q, where P and Q are co-prime integers। co-prime के बारे में आप सभी को पता है, 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा P और Q में, ठीक है। साथ ही में ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो तो यहां पर लिखा आएगा ये P/Q इक्वल रूट 3। इतना आया समझ में सभी को कि नहीं आया? अब हमें क्या चाहिए, हमें इस रूट को हटाना है, क्योंकि रूट को अगर बेटा हम हटा सके तभी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका P²/Q² इक्वल टू 3। Q² को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा P² इक्वल टू 3Q²। फिर इस 3 को हम कहाँ लाएंगे, LHS की साइड, तो ये बन जाएगा आपका P²/3 बराबरी पर Q²। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि P² अगर 3 से डिवाइड होगा, है ना, अगर P² 3 से डिवाइड होगा तो P भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ 3 डिवाइड्स P² then 3 also divides P, ठीक है। यानी कि 3P² को अगर डिवाइड करेगा तो 3P को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में सभी को इतना कि नहीं आया? सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू 3K। अब ये 3K क्यों लिखा, क्योंकि P जो है उसमें एक फैक्टर कौन सा है, 3 है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो एक फैक्टर कौन सा है, 3। तो वो 3K के जितने भी नंबर होंगे, मतलब कोई से भी इंटीजर होंगे अगर 3K के फॉर्म में, तो उसमें 3 तो एक रहेगा ही सही। K को अगर 1 लिखे तो 3 आ गया, अगर K को मैं 2 लिखूं तो 6 आ गया, 3 लिखेंगे तो 9 आ गया, 4 लिखेंगे 12 आ गया। तो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर 3 तो है ही सही, यानी कि 3 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। आया समझ में? तो उसको हमने किसके इक्वल कर लिया, P इक्वल टू 3K के इक्वल।
इसके पहले की स्टेप भी एक है, वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर लिख के। p/3 इक्वल टू के, मतलब एक कांस्टेंट मान लिया हमने, ठीक है। अब k क्या है, तो k एक इंटीजर है। k इज एन पॉजिटिव, या इंटीजर बोल दो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, तो एक इंटीजर है ना, k इज ए इंटीजर। तो अब ये p जो है हम कहां पर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। तो इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, यहां पर मैं रफ कर देता हूं, हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको और आगे देख लेते हैं। ये मैंने रफ कर दिया। तो देखते हैं, अब मैं इसको यहां पर ये p इक्वल टू 3k कहां पर रखूंगा, इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट p इक्वल टू 3k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, 3k का स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल में q स्क्वायर। इतना समझ में आया सभी को कि नहीं आया। इसके बाद इसको ओपन करते हैं, ये हो गया 9k स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू q स्क्वायर। 3 से मैंने 9 को कैंसिल करा, ये बन गया आपका 3k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इतना आया समझ में सभी को। अब इसके आगे देखते हैं, ये राइट डाउन भी करते जाइएगा बेटा साथ में। अब यहां पर देखिए आप, 3k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर है ना, तो 3k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अभी जैसे इस फॉर्म में अरेंज किया था ना आपने, बस उसी फॉर्म में इसको भी अरेंज करना है। तो हम लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 3, यानी कि जो q है तो उसके लिए लिखेंगे इफ 3 divides q square then 3 divides q also, यानी कि अगर 3 q square को डिवाइड करेगा then 3 also divides q। तो यहां से हमें क्या मिला, in both case there is one common factor which is 3, है ना। यहां पर क्या मिल गया, इन बोथ केस देयर इज वन कॉमन फैक्टर विच इज 3। अगर 3 एक कॉमन फैक्टर है, और हम तो क्या बोल के चले थे इनको कि p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम तो ये कह के चले थे ना क्वेश्चन में। तो अगर 1 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये 3 अगर आ गया तो हम यहां लिखेंगे दैट इज फैक्ट। क्या फैक्ट था, दैट इज फैक्ट दैट p and q are co-prime integers, but this is contradict p and q have one common factor is 3। पर ये तो क्या हो गया, एक फैक्ट है ना, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये तो गलत हो गया ना कि p एंड q है वो एक कॉमन फैक्टर आ गया। कौन आ गया, 3। तो हम लिखेंगे यहां पर सो आवर assumption is wrong, मतलब हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है, तो हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। This contradiction has arisen because of our wrong assumption, है ना।
ये जो मैंने यहाँ लिखा है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ आगे लिखा हुआ है ये आपको मतलब नहीं लिखना है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट इज √3 is rational. So we conclude that √3 is irrational. देखो यहां पर क्या करना है, पहले √3 को P/Q के फॉर्म के इक्वल रखना है, यानी कि उसको आपको पहले रेशनल फॉर्म बनाना है। P और Q के लिए हम लिखेंगे कि P और Q कॉमन इंटीजर्स हैं, ठीक है, मतलब उन दोनों में कॉमन इंटीजर्स होंगे या को-प्राइम इंटीजर्स है, को-प्राइम इंटीजर्स है, यानी कि P और Q में 1 कॉमन फैक्टर के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 1 मतलब नंबर 1, ठीक है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब हमने स्क्वायरिंग ओपन की तो हमें पता चला कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर कौन सा मिल गया है, 3 मिल गया है ना, 3 मिल गया। तो अगर 3 मिल गया है तो हम बोलेंगे दैट इज फैक्ट दैट P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर, मतलब वो तो को-प्राइम इंटीजर थे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये गलत है कि P एंड Q है 1 कॉमन फैक्टर इज 3। फिर बोलेंगे हम अब ये अराइजन, मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत माना था इसलिए हमें क्या मिला, गलत मिला। यहां पर लिखेंगे हम कि हमने माना क्या था, तो √3 को हमने रेशनल माना था, तो हम उस नतीजे पर पहुंचे हैं। सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसी से संबंधित एक और एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है प्रूव दैट 6 + 2 √3 इज इरेशनल, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने प्रूव दैट 6 + 2 √3 इज इरेशनल। ये बहुत सारा है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट अज्यूम 6 + 2 √3 इज रेशनल, जो हमने उसमें लिखा था, है ना। ये अगर रेशनल है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। सॉरी, मैं उस पहले वाला क्वेश्चन में भूल गया हूँ, Q is not equal to 0 लिखना। तो Q is not equal to 0 होगा बेटा, क्योंकि रेशनल जो होता है उसके अपॉन में 0 नहीं होता है, ठीक है। 1/0 हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, इसलिए Q is not equal to 0 लिखना। मैं उस क्वेश्चन में भूल गया हूँ, आप याद रखें, आपको लिखना है। यहाँ पर हम देखेंगे, आप ये अज्यूम कर लिया है हमने कि ये एक रेशनल है, इसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, तो इसको लिख लेते हैं हम P/Q, ठीक है, ये लिख लिया। मैं यहाँ से 6 को इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये -6 हो गया, ठीक है। अब इस 2 को भी हम यहाँ से हटाएंगे, तो पहले तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6Q/Q इक्वल टू 2 √3, 2 इधर आया डिवाइड में, तो ये बन गया P/2Q इक्वल टू √3। अब आप देख रहे हैं कि LHS क्या है आपका, P - 6Q/2Q, जहां पर P और Q क्या थे, को-प्राइम इंटीजर्स थे, मतलब इंटीजर्स थे। तो ये तो क्या मिल गया आपको, रेशनल मिल गया। ये क्या मिल गया, रेशनल। दूसरा वाला देख रहे हैं जो RHS में लिखा है √3, वो क्या है, इरेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल है। आप सभी को पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक तरफ रेशनल हो जाए और एक तरफ इरेशनल। तो हम यहाँ लिखेंगे सो
our assumption is wrong, so our assumption is wrong, है ना, हमारा assumption क्या हो गया, wrong, that √3 is irrational, है ना, that √3 is irrational। हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया, मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया ना, तो that √3 is irrational, तो √3 आपका क्या हो जाएगा, irrational हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आप बराबर लेकर नहीं चल सकते, मतलब यहाँ पर बराबर मिल ही नहीं रहा है आपको, जब एक तरफ रेशनल मिल रहा है और एक तरफ इरेशनल मिल रहा है, तो आप लिखेंगे क्या, आपको यही लिखना पड़ेगा भाई कि हमारा assumption क्या हो गया, रोंग हो गया, क्योंकि हमने माना क्या था कि 6 + 2√3 इज अ रेशनल फॉर्म। ठीक है, आया समझ में सभी को, इसे राइट डाउन कर लें। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप उन्हें घर पर सोल्व करें। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर भेजें मुझे, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, इसके बाद एक चीज और हम देखेंगे इसी वीडियो में, तो वो आपको बताएंगे कि भैया जो नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल, तो वो भी मैं अभी इसके बाद जस्ट आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, तो वो भी हम अच्छे से समझेंगे। आप ये राइट डाउन कर लीजिएगा। पहले स्टूडेंट हम देखेंगे अब डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा है 2 में लिख दिया मैंने 5। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 5 से 2 को हम डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले डेसिमल, तो क्या लग गया 0, फिर हम लिखेंगे 5 4 जा 20। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आया, या तो 0.4 लिख सकते हैं हम इसको। आया समझ में, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो एक तो ये जो फॉर्म होता है जो टर्मिनेटिंग वाला होता है, ये कैसा होता है, रेशनल फॉर्म होता है। आया समझ में सभी को, ये होता है आपका रेशनल फॉर्म। अब हम बात करें सेकंड वाले की, मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्वायरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब होता है, आप देखेंगे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2 में मत लिखो, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 1 को डिवाइड किया 3 से। सबसे पहले मैंने 0 लिखा, फिर डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद एक 0 बढ़ जाता है, आप सभी को पता है। 3 बार में 9, अगेन 1, 0 चलेगा, इसे डेसिमल है तो अगेन 3 बार में 9, फिर 0, फिर 9, यानी कि ये जो प्रोसेस है बेटा ये चलती रहेगी। आया समझ में सभी को, तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी और इधर भी आपके नंबर जो है वो ये आते जाएंगे। आया समझ में सभी को कि नहीं आया, यानी कि 1/3 का जो एक्सपांशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवाइड नहीं हो रहा है, पर रिपीटिंग है। पर कैसा है, रिपीटिंग है। तो हम इस फॉर्मेट के लिए भी इसको क्या लिख सकते हैं, रेशनल। ये आपको क्लास 9th में सोल्व करने को आया था कि आपको एक डेसिमल एक्सपांशन दे दिया गया था बार के फॉर्म में, और उसे आपको एक रेशनल के फॉर्म में बनाना था। आया समझ में, तो हम इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं या बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है बेटा, थर्ड वाला मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या लिखा मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं सीधे यहाँ पर कि किस तरह के नंबर हो सकते हैं। तो एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा बहुत बार 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। ना तो ये डिवाइड रुक रहा है,
ठीक है, ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको रुकता हुआ दिख रहा है और ना ही एक समान दिख रहा है, मतलब ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो नंबर है बेटा, ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इस तरह के नंबर जब भी आपको देखने को मिले वो कैसे रहते हैं, इरेशनल नंबर। एक एक्सेप्शन केस है कि 22/7 जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई की वैल्यू बोलते हैं। तो ये वैल्यू तो आपकी क्या होती है बेटा, रेशनल के फॉर्म में होती है, बट पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली वैल्यू है 141 डैश 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 डैश, वो एक इरेशनल के फॉर्म में होती है। आया समझ में? ना तो वो टर्मिनेट होती है और ना ही वो रिपीट होती है। आया समझ में सभी को? तो पाई एक स्पेशल केस है बेटा। तो पाई के लिए आपको याद रखना है कि पाई की जो रेशनल फॉर्म की वैल्यू होती है 22/7, ये मानी हुई वैल्यू है अप्रोक्स से, और ये जो इसकी डेसिमल वाली वैल्यू होती है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो कि एक इरेशनल के फॉर्म में होती है। इसमें ना तो डिवाइड होगा पूरी तरीके से और ना ही ये रिपीट होगी। आया समझ में सभी को? अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं इसको समझने का, कि आप तुरंत पता लगा ले कि भाई कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। अच्छा, सभी को पता है कि रेशनल फॉर्म किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, सभी को पता है। हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, ये भी सभी को पता है। अगर Q को मैं एक फॉर्म में लिख दूं यहां पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, आया समझ में? ये क्यों लिखा है बेटा मैंने, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसके लिए यूज होता है, लास्ट प्लेस पर 0 के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर लास्ट की प्लेस 0 होगी, अगर नीचे डिवाइड में 20 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 800 आ गया, दैट मीन्स वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा किससे, किससे होगा, इस फॉर्मेट के फॉर्म में अगर वो आया है तो वो रेशनल फॉर्म ही होगा। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि इन दोनों में से 2n भी एक फैक्टर अकेला चलेगा, 5 की पावर m भी फैक्टर अकेला चलेगा, और दोनों साथ में भी चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के फॉर्मेट इसके हैं। इसके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर आ गया, अगर इसके अलावा कोई अदर फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। आया समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, मतलब वो भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे कि यहां पर एक 7 आ गया, तो भाई 10 तो है ही सही, अब उसे 7 से डिवाइड लगाना है तो वो तो चलता रहेगा ना, पर वो रिपीट के फॉर्म में होगा, रिपीटेशन के फॉर्म में होगा। आया समझ में सभी को? तो यहाँ पर ये 3 ऐसे फॉर्मेट है, अगर ये डिवाइड में आ जाते हैं Q के फॉर्म में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है और ये टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा अगर कोई साथ में दूसरा फैक्टर आ गया है ना, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। आया समझ में सभी को कि नहीं आया अच्छे से समझ में? ये मैंने आपको तीनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है, यही आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 में है। आया समझ में? अब यहाँ पर बेटा हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।